Hello student, good morning. So in measurement and metrology, in previous lecture, we have already discussed about the mechanical instrument, electrical instrument, electronic instrument, as well as also discussed about some pneumatic and pneumatic comparator, how to how it is used in your measurement. So after that topic, we will now move on our next topic, which is angle or taper measurement. So जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कंपैरेटर जो है सारे डिफरेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड कंपैरेटर्स को देख लिया था, जो कि मैकेनिकल प्रिंसिपल पे मैकेनिकल कंपैरेटर जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेटिक कंपैरेटर जो कि आपके सिलेबस में मेंशन था। तो आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, उसमें भी आपका है मतलब कि एंगुलर मेजरमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कहाँ यूज होता है। उसमें आपका है बेबल प्रोटेक्टर, शाइन बार, एंगल गेज, क्लिनोमीटर, एंगल डेकर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंगल मेजरमेंट एंड ऑटो क्लिनोमीटर। ठीक है, ऑटो कोलिमेटर। ठीक है, ये है आपकी टोटल जिसका जो है आपको स्टडी करना है। अब देखिए, टेपर और एंगल में पहले आप अंतर समझिए। अगर दो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी कोण पे एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो वो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना एक दूसरे से झुकी हुई है, उसको मेजर करने के लिए हम जो है एंगल मेजरमेंट का काम करते हैं। ठीक है, मतलब मेजर करते हैं कि ये एक दूसरे से कितने एंगल पे ये सरफेसेस झुकी हुई हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें टेपर, तो देखिए टेपर जो होता है वो लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब कि अगर हम टेपर की बात करेंगे, एंगल का अगर आप मेजर करते हैं तो देखिए यूजुअली आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। जबकि अगर हम टेपर की बात करते हैं तो जो कोई भी सरफेस है जिसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका एंड जो है वो जैसे जैसे उसके लेंथ के अलॉन्ग हम जा रहे हैं, वो एंड क्या है, सीध में ना रह के यानी कि पैरेलल ना रह के किसी दूसरे पैरेलल सरफेस के रिस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है। मतलब या तो किसी भी डायरेक्शन में, ईदर डायरेक्शन में इंक्लाइंड होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेपर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए टेपर को जो अगर हम बात करें मेजरमेंट की तो इसको mm पर मीटर या कह लीजिए कि mm पर सेंटीमीटर, इस तरीके से जो है हम मेजर करते हैं कि कितने mm का टेपर जो है जनरेट हुआ पर सेंटीमीटर और पर मीटर। यानी कि हमें 1 मीटर जाने पे जो टेपर था, जो एक्चुअल स्ट्रेट पोजीशन थी उसकी, उससे कितना हट गया कोई एज। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेपर बोलते हैं। अब देखिए यही जो टेपर एंगल्स होते हैं, ठीक है, टेपर होता है उसको हम मेजर करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट क्या नाम है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसमें आपका ये सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हमें एक एक करके ब्रीफ में डीप में देखना है। तो अगर हम बात करें एंगल मेजरमेंट की, तो आप लोग को एक बेसिक चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा 1 डिग्री होता है वो इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है।
अब देखिए पहला जो आपका दिया हुआ है बेवल प्रोटेक्टर। तो अगर हम बात करें कि बेवल प्रोटेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है या कैसा दिखता है, अब देखिए ये तो सिंपल बेवल प्रोटेक्टर है। उसके अलावा भी हमारे पास होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। उसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा जो है वर्नियर आपकी स्केल लगी होती है, तो उसको हम और प्रिसाइजली जो है एंगल को विद हाई एक्यूरेसी उस एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एंगल मेजरमेंट में पहला हम देखते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है। अब देखिए बहुत आसान सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं। आइए देखते हैं। ये रहा आपका, ये है आपका बेवल प्रोटेक्टर। अब देखिए एक जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो आप नीचे वाली प्लेट देख रहे हैं जिसपे ये मेंशन है, ठीक है, यही होती है हमारी स्केल। इसी को हम मेन प्लेट भी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दो आर्म, देखिए अब जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर है इसमें क्या होता है, दो ब्लेड होती हैं। एक होती है फिक्स ब्लेड जो कि ये नीचे जो आपकी प्लेट है जिसपे क्या नाम है आपका स्केल बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये इससे अटैच होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो फिक्स ब्लेड होती है, ठीक है, इसको हम जिस भी क्या नाम है सरफेस का, सरफेस से हमें एंगल मेजर करना होता है उस पर हम सेट कर देते हैं पहले ले जाके, ठीक है, उस सरफेस को। उसके बाद एक होती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल ब्लेड, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, ये है ब्लेड लॉकिंग नेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लेड लॉकिंग नेट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों में टरेट बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लेड है इसका टरेट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए झिर्री कटी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी के अलोंग ये आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एडजस्टिंग ब्लेड होता है जिससे कि हम इसको टाइट कर देते हैं, तो ये ब्लेड का जो मूवमेंट है वो लॉक हो जाता है। उसके अलावा एक ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ऊपर, ये होती है स्विवल प्लेट। स्विवल प्लेट क्या करती है कि इसी के, ये जो आपकी मेन प्लेट होती है, ठीक है, या जिसको बेस प्लेट बोलते हैं, उस पर ये रोटेट करती है स्विवल प्लेट। आसानी से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से एक ऊपर ये लगा होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें एंगल मेजर करना है जिस सरफेस को, हम दोनों ये जो आपके ये ब्लेड्स होते हैं इनको उन सरफेसेस के जो है सरफेसेस में के सहारे प्लेस करके उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि आपका जो भी आपने वहाँ पे क्या नाम है सरफेस के अकॉर्डिंग जो आपने दोनों ब्लेड्स को प्लेस किया हुआ है, उनका उनका जो एंगल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब कि उसी पे वो लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप रीडिंग्स को रीड आउट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारे पास है अभी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यहाँ पे एक वर्नियर स्केल भी इसके स्विवल प्लेट के ऊपर लगी हुई है जो कि स्विवल प्लेट के साथ ही मूव करती रहती है, ठीक है। तो जिस जैसे ही आप एंगल को सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये स्केल इधर उधर मूव होती रहेगी। अब अगर मेन स्केल की बात करें या जो आपके बेस प्लेट पे लगी होती है या जिसको आप मेन बॉडी बोलते हैं बेवल प्रोटेक्टर का, ठीक है। अब देखिए इसको जो नीचे वाला होता है उसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक या जो आपका फिक्स ब्लेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। तो जो भी हमें एंगल मेजर करना होता है, जैसे कि चलिए बताते हैं हम नेक्स्ट।
जैसे ये हमारे पास है, अब देखिए वर्नियर स्केल आपको बता दिया था, स्केल जो कि बेस पे बनी होती है, बेस प्लेट पे, ठीक है। उसके बाद ये लॉकिंग नेट होता है, जो कि ये आपका जो टरेट बना होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्लेट्स मूव कर सकती हैं और इसको मूवमेंट को ये लॉक कर सकता है। अब देखिए ये जो आपका क्या नाम है स्टॉक होता है, उसकी लेंथ किसी किसी के नाम है बेवल प्रोटेक्टर में 150 mm भी होती है, 300 mm भी, दो दो लेंथ हो सकती हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये आपका स्टॉक हो गया, ये टोटल बॉडी होगी जो क्या नाम है जिसपे फिक्स प्लेट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका ब्लेड हो गया, मूविंग ब्लेड। तो टोटली जो है ये आपका डिटेल कंस्ट्रक्शन हो गया बेवल प्रोटेक्टर का। अब देखते हैं कैसे मेजर करते हैं। जैसे देखिए हमें ये बी शेप का एक नोच बना हुआ है, ठीक है, इसको मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉक होगा उसको हम इस पे प्लेस करेंगे, जो बेस प्लेट पे लगा स्केल होगा उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और ऊपर वाला जो सुवेल प्लेट होगी उसको रोटेट कराएंगे। रोटेट करा के हम ये जो आपकी सरफेस है टेपर सरफेस, ये जो नॉच की, उस पे हम ले जाके उसके सहारे जो है इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे जो लॉकिंग नट होगा उससे लॉक कर देंगे। अब देखिए एक एंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक एंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से इस तरीके, ये जो दोनों प्लेट है मूविंग प्लेट और फिक्स प्लेट, इन दोनों के बीच में, दोनों ब्लेड के बीच में ये एंगल एक बनता हुआ दिख रहा होगा, यही एंगल जो है हमारा इसका एंगल हो जाएगा। और इसको मेजर कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारी प्लेट होती है, ब्लेड होती हैं, इन पे एंड पे एंगल्स बने होते हैं। अब देखिए ये जो एक एंड है, एक एंड पे आपको 45 डिग्री का एंगल मिलेगा, एक पे आपको 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी एंगल है तो इनकी सहायता से आप इनके हेल्प से मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे टरेट दिख रहा है, जो आपकी क्या नाम है स्टॉक ब्लेड है, ठीक है, वैसे ही आपको ये जो सेकेंडरी ब्लेड है इसके बीच में, जिसमें क्या होता है कि आपका स्टॉक मूव करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो साइन बार हम लोग साइन बार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए साइन बार में क्या होता है कि ये भी यूजुअली क्या है क्या नाम है टेपर एंगल को मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, या कोई अननोन एंगल है जो हमारे पास किसी भी वर्कपीस पे बना हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, या फ्लैटनेस हो गई किसी भी सरफेस की, ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए हम यूजुअली साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बात करें अगर बेबल प्रोटेक्टर की, तो इसकी जो आपकी क्या नाम है, ये जो दोनों बेबल प्रोटेक्टर का ये ब्लेड्स जो होती हैं ये यूजुअली जो है स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। और बात करें हम अगर साइन बार की, तो ये जनरली आपके हाई कार्बन स्टील या हाई क्रोमियम कोरोजिव रेजिस्टेंट मटेरियल्स के साइन बार बने होते हैं। आइए पहले देखते हैं साइन बार हमारा किस तरीके से दिखता है। अगर हम अपीयरेंस की बात करें इसके, तो कुछ इस तरीके से हमारा साइन बार होता है। ये हो देखिए यहाँ पे एक रोलर होता है, ठीक है, और ये रोलर होता है। उसके अलावा ये जो होता है ये मेन बॉडी होती है साइन बार की। ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं ये इसके बॉडी वेट को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए ये जो दोनों रोलर्स हैं इनके सेंटर, ये जो सेंटर लाइन है इनकी, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इनकी डिस्टेंस हमें नोन होती है कि सेंटर से इनकी डिस्टेंस कितनी है। उसके अलावा ये जो दोनों रोलर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम साइज के होते हैं, सेम डायामीटर के। इसके अलावा ये सरफेस से भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। इनका सेंटर सेंटर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सरफेस से पैरेलल होती है।
उसके अलावा अगर बात करें तो ये हाई कार्बन स्टील या हाई क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं जनरली। और ये जो मटेरियल्स होते हैं मतलब हार्डन मटेरियल होते हैं जो साइन बार के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो आपका एक क्या नाम है साइन बार का डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरीके से किस मटेरियल के बने होते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर आप बात करेंगे जो साइन बार की सरफेस होती है अराउंड वो 2 to 3 माइक्रोमीटर की उस पर क्या नाम है आपको फिनिशिंग मिलती है। और जो रोलर्स के बीच में डिस्टेंस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोलर्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता होती है, तो वो 100 mm से लेके 300 200 300 mm तक हो सकती है, जो कि आपको ऑलरेडी नोन रहेगी। उसके अलावा क्या होता है कि जिस भी एंगल को हमें मेजर करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एंगल है। पहले तो एक बात आप समझिए कि जैसे कि आपको पहले भी पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, टोटली ये क्या होता है साइन बार जो मेजरमेंट होता है उसका प्रिंसिपल जो होता है टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कैसे? आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है हाइट अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे क्या होता है जिस भी आपका मान लीजिए कोई भी गिवन एंगल है उसको आपको मेजर करना है, तो हम सीधे यही साइन थीटा के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो है प्रिंसिपल को मेजर करते हैं। इसीलिए हम इसका नाम भी साइन बार रखते हैं या साइन बार के नाम से जानते हैं। अब देखिए अब अगर हम मान लीजिए कोई भी एंगल मेजर करना है, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है जिसको जिस भी एंगल को हमें मेजर करना होता है, जिस भी क्या नाम है वर्कपीस के सरफेस एंगल को, उसको हम पहले प्लेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए इसके अलावा हमें अगर हम साइन बार का इस्तेमाल की बात करें तो हमें साइन बार के अलावा भी कुछ एडिशनल क्या नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका सरफेस प्लेट हो गया, आपका स्लिप गेज हो गया, तो उसके अलावा आपका इंडिकेटिंग डिवाइस जैसे कि आपका गेज हो गया, इन सब की हमें ज़रूरत साइन बार के द्वारा मेजरमेंट करने के लिए पड़ती है। दूसरी चीज़ कि साइन बार को जनरली हम क्या नाम है इसकी लिमिटेशन होती है, ज़्यादा बड़े एंगल्स को भी नहीं मेजर कर सकते हैं, या जो इसकी एक्यूरेसी होती है अराउंड 15 एंड अबव, अगर हम 15 डिग्री एंड अबव मेजरमेंट करते हैं तो हमें हाईली एक्यूरेसी के साथ जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके लोअर एंगल्स अगर हम मेजर करते हैं तो उतनी हमारी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। जिस भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना होता है उसको हम क्या करते हैं पहले प्लेस करते हैं। उसके बाद ये जो रोलर होता है एक रोलर को हम सरफेस प्लेट पे रखते हैं और दूसरे रोलर को हम क्या करते हैं इस तरीके से गेज ब्लॉक्स पे रखते हैं। अब देखिए हमें उतने गेज ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि जो इसकी लोअर सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट की जो भी स्पेसिमेन है हमारा, उसकी अपर सरफेस वो एक दूसरे को टच कर जाए। जब टच कर जाएंगी उस केस में क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमें गेज ब्लॉक का ऐसा सेटअप हम करेंगे कि यहाँ पे गेज ब्लॉक्स जो है रोलर को टच करे और ये सरफेस प्लेट पे ये वाला रोलर टच करता रहे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको जो रोलर्स होते हैं उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता होती है। दैट मीन्स कि ये वाली लेंथ हमको पता है। गेज ब्लॉक्स की हाइट भी हमको पता है। कैसे पता है? देखिए क्या होता है कि गेज ब्लॉक्स आपने जितना लगाया उसको तो आप ऐड कर लेंगे, उसके अलावा जो रोलर है उसका डायामीटर हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पे भी रोलर का डायामीटर हमें पता है। तो अब डायामीटर से मतलब होता नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये आपका हो गया बेस, इस रोलर से लेके और गेज ब्लॉक्स तक की डिस्टेंस। उसके अलावा गेज ब्लॉक्स की जो हाइट होती है वो आपका हाइट हो गया। तो बात करें अगर थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हाइट डम्ब, यानी कि हाइट
और लेंथ यानी कि कर्ण एल। एल आपको पता है, हाइट आपको गेज ब्लॉक की पता है, तो यहाँ से आपको आसानी से थीटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम साइन बार की हेल्प से एंगल को मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम साइन बार के बारे में देखते हैं। देखिए जो आपकी प्लेट्स होती हैं, ये ये जो आपकी साइन बार की ऊपरी प्लेट होती है, ये हाईली जो है, हाईली एक्यूरेसी के साथ जो है वो आपकी क्या नाम है सरफेस फिनिश दी जाती है, जिससे कि हमें कोई भी एरर मेजरमेंट के दौरान देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर बात करें साइन बार की यथार्थता या एक्यूरेसी की, तो अराउंड 0.001 सेंटीमीटर पर मीटर से लेके 0.002 सेंटीमीटर पर मीटर तक हमें अलॉन्ग लेंथ जो है वो मिल जाती है। अब मेजरमेंट की बात करें तो देखिए साइन बार में जो है दो तरीके से मेजरमेंट होता है। पहला जो होता है कि जो आपका एंगल है वो पता रहे, ठीक है, और उस एंगल पे आपको वर्कपीस को लोकेट करना रहे, यानी कि ज्ञात कोण को या तो आपको एंगल मेजर करना हो, या तो किसी भी क्या नाम है आपका वर्कपीस है उसको स्पेसिफिक एंगल पे प्लेस करना रहे, सेट करना रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको सेट करना है, तो पहले हम सेम एंगल जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट करेंगे कि एक साइड में हम रोलर को सरफेस प्लेट पे और दूसरी साइड पे हम गेज ब्लॉक से उस लेंथ को निकाल लेंगे जिसपे क्या नाम है हमारा लेंथ क्या नाम है थीटा, गिवन थीटा एंगल जो है वो सेटअप हो। उसके बाद उतनी लेंथ का हम गेज ब्लॉक रख देंगे, और रखने के बाद सरफेस से अटैच करके, इसके अपर सरफेस से अटैच करके हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है साइन बार के थ्रू मेजरमेंट कर पाएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि एक जो आपका रोलर है वो सरफेस प्लेट पे रखा हुआ है, और यहाँ पे दोनों रोलर जो है स्लिप गेज पे रखे हुए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे मेजरमेंट की, तो आप क्या करेंगे, जो H2 यानी कि दूसरे रोलर की हाइट है उसमें से H1 पहले रोलर की हाइट को घटा के, उसके बाद जो टोटल सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर अननोन एंगल्स को भी हम इसके थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइन बार की, यानी कि साइन बार को हम कहाँ कहाँ पे यूजली जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या वर्कपीस है, अगर उसका एंगल आपको मेजर करना हुआ तो वहाँ पे आप साइन बार का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई एंगल वर्कपीस में अननोन है, उसको भी मेजर करने के लिए हमारा साइन बार का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल साइन बार होते हैं जो स्पेशली क्या नाम है किसी भी वर्कपीस पे कॉनिकल शेप की मशीनिंग करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा हैवी कंपोनेंट पे जो एंगल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए भी हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टेपर की ही एक स्पेशल टाइप होती है टेपर की। तो टेपर की का टेपर जो है, टेपर एंगल मेजर करने के लिए भी हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस कोई फ्लैट सरफेस है तो उसकी फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी साइन बार का इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन के अलावा कि एक्यूरेसी जो है वो हमारी साइन बार की किस तरीके से
क्या होनी चाहिए और किस तरीके से उसे मेंटेन हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोलर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो जो है, और सेंटर, रोलर के सेंटर्स के बीच में, वो दोनों सेंटर्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, नहीं तो हमारी जो रीडिंग्स होंगी वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। उसके अलावा दोनों रोलर एक दूसरे के पैरेलल, और सरफेस जो ऊपर वाले सरफेस है उसके भी पैरेलल होने चाहिए। दोनों रोलर्स के बीच में जो लेंथ होती है, ये हमारी एल लेंथ, ये भी हमें एक्यूरेटली जो है मेजर होनी चाहिए, तभी जो है हमारा कैलकुलेशन सही आ पाएगी। उसके अलावा जो हायर सरफेस है वो उसकी फिनिश हाई लेवल की, हाई एक्यूरेसी की फिनिश अपर सरफेस की होनी चाहिए। मतलब कि जितनी अच्छी फिनिश, अगर फिनिश नहीं रहेगी, रफ सरफेस रहेगी, तो आपका जो जो भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर कर रहे हैं वो उसकी सरफेस, रोलर के सरफेस से, साइन बार के सरफेस से, ये जो प्लेट है इसके सरफेस से मैच नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी तो हमारा जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ जाएगा। इसलिए जो अपर सरफेस है उसको हाई डिग्री की सरफेस फिनिश वहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करें अगर लिमिटेशंस की, कि हमारी क्या क्या लिमिटेशंस हैं साइन बार की, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो हमारा यही है कि थोड़ा सा ये इसको फिजिकली होल्ड करना आसान नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 15 डिग्री से कम एंगल अगर मेजर करना है तो वहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वो डाउनग्रेड हो जाती है। अगर जो इसके पार्ट्स हैं उसके एडजस्टमेंट में थोड़ी सी भी एरर हुई तो जो हमारी रीडिंग्स हैं वो डिफर कर जाएंगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या नाम है साइन बार है उसके ऑब्जेक्ट प्रॉपरली सही पोजीशन पे प्लेस होने चाहिए। देखिए जो रोलर्स हैं, ठीक है, उनको सही तरीके से सरफेस प्लेट या गेज प्लेट पे और गेज ब्लॉक पे प्लेस करना आवश्यक होता है, नहीं तो जो हमारा साइन बार है आवश्यक भी होता है और एक तरीके से वो बहुत चैलेंजिंग सा होता है। अगर सही तरीके से प्लेस नहीं किया गया तो आपका जो रिजल्ट है, जो एंगल है, वो करेक्ट नहीं आएगा। अगर बात करते हैं जो इसकी मेजर लिमिटेशन है, वो ये है कि हम ज़्यादा बड़े एंगल्स को मेजर नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड एंगल को ही साइन बार के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन बार से मेजरमेंट के लिए हमें कुछ एडिशनल पार्ट की आवश्यकता पड़ती है, केवल साइन बार्स की के द्वारा ही हम मेजरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका सरफेस प्लेट हो गया, गेज प्लेट हो गया, या क्या नाम है आपका डायल गेज हो गया। डायल गेज का भी अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट के दौरान साइन बार के। उसके अलावा जो स्लिप गेज होते हैं, देखिए अब स्लिप गेज की भी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता है स्लिप गेज बनाने का, ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही बनाया जाता है। तो वहाँ से एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज की स्लिप गेज बना के उसके बाद मेजरमेंट कंप्लीट करना पड़े, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके अलावा बात करें जो लेंथ होती है साइन बार की, ये जो प्लेट है इसकी जो लेंथ है वो जो आप मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उसके बराबर या उससे बड़ी होनी ही चाहिए, तभी जो है आपका रिजल्ट आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये लेंथ जानना, देखिए थीटा हमारा अननोन है, अगर ये लेंथ भी हमारी अननोन हो गई या उसको हम नहीं जान पाएंगे तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक ये भी लिमिटेशन है कि हमारी लेंथ जो है वो नोन होनी चाहिए। अब बात करें कि कौन कौन से सोर्स है जहाँ से एरर
जनरेट साइन बार में हो सकता है। तो पहला है कि रोलर के सेंटर्स के बीच डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वहाँ से सही से अगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं है उसकी, तो हमारा एरर आना, जो कि यूजुअली एरर आना पॉसिबल है। इसके अलावा स्लिप गेज का कॉम्बिनेशन अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया है तो भी आपका जो रिजल्ट है उसमें एरर देखने को मिल सकता है। पैरेललिज्म, जो दोनों रोलर्स के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस होती है, या दोनों रोलर्स की एक्सिस होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल और अपर सरफेस जो है उनके पैरेलल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर एरर आना संभव है। उसके अलावा जो हमारी अपर सरफेस है, अगर वो सही से फ्लैट नहीं है तो भी जो साइन बार है हमारा वो एरर देगा। तो यानी कि जो अपर सरफेस है प्लेट की, वो भी एक एरर का कॉज हो सकती है। बात करें साइन बार से मेजरमेंट की, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम डायल गेज का इस्तेमाल करते हैं साइन बार्स के द्वारा मेजरमेंट में। देखिए, अगर बात करें हम साइन बार का क्या नाम है मेजरमेंट की, तो हम डायल गेज का कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कोई वर्कपीस है, इसका आपको एंगल मेजर करना है कि कितने एंगल पे ये सरफेस इसकी कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो क्या करेंगे कि आप पहले सरफेस प्लेट और स्लिप गेज पे इसको फिक्स करके उसके बाद यहाँ पे क्लैंपिंग डिवाइस होती है, क्लैंप कर दीजिए। उसके बाद इसकी सरफेस पे आप इस वर्कपीस को प्लेस करके और यहाँ से क्लैंप कर दीजिए। तो इतना जो है पोर्शन फिक्स करने के बाद आप क्या करिए कि ऊपर डायल गेज लगाइए और डायल गेज को मूव कराइए। अगर डायल गेज की रीडिंग, यानी कि जो इंडिकेटर है वो मूव कर घूमता है, रोटेट कर जाता है, तो मतलब कि जो आपकी ऊपर वाली सरफेस है वो पैरेलल नहीं है किसके, जो सरफेस प्लेट है उसके, है ना। ऐसे केस में क्या होगा, फिर से एडजस्टमेंट करिए एंगल्स का। ये जो आपकी डायल क्या नाम है साइन बार का एंगल है, उसको एडजस्टमेंट करिए। कैसे, स्लिप गेज के थ्रू स्लिप गेज को एडजस्ट करिए और इस तरीके से एडजस्टमेंट बनाइए कि जो डायल गेज है उसके मूवमेंट में जीरो डिफ्लेक्शन आए। जब जीरो डिफ्लेक्शन आएगा दैट मीन्स कि आपका जो ये वर्क पीस है उसका जो अपर सरफेस है वो आपके सरफेस प्लेट के पैरेलल हो गया। उसमें उस केस में क्या होगा, जब पैरेलल हो जाएगा तो डायल गेज में जो डायल इंडिकेटर है आपका, वहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जो एंगल होगा वो आपका स्लिप गेज की क्या नाम है स्लिप गेज की साइन थीटा, उसी फार्मूले से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका स्लिप गेज की हाइट हो जाएगी, जितने हाइट पे ये क्या नाम है आपका रीडिंग इंडिकेटर डायल इंडिकेटर में कोई भी रीडिंग क्या नाम है डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो आपकी हाइट जो है स्लिप गेज की हाइट हो जाएगी। और लेंथ आपको साइन बार का पता होगा, तो वहां से डिवाइड करके आप जो है इस्तेमाल क्या नाम है एंगल को निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम साइन बार का इस्तेमाल मेजरमेंट में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो हमने पढ़ लिए हैं, एक तो बेवल प्रोटेक्टर पढ़ लिया है, दूसरा हमने साइन बार पढ़ लिया है, तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो आपका एंगल स्लिप गेज है। एंगल स्लिप गेज, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्लिप गेज के बारे में देखा था, तो यहाँ पे आप एंगुलर स्लिप गेज के बारे में हम चलिए फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉरी नेक्स्ट हमारा एंगल गेज। आइए देखते हैं एंगल गेज के बारे में। तो देखिए एंगल गेज जनरली क्या होता है, जो आपके स्लिप गेज होते हैं उसी सेम वैसे ही होते हैं, बस क्या होता है कि स्लिप गेज में जो है आपकी सरफेसेस जो है जो अपोजिट सरफेसेस होती थी गेज की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती थी। यहाँ पे पैरेलल ना होके किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है, ठीक है। और डिफरेंट ये जो एंगल्स होते हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो
स्लिप गेज के एक सेट में होते हैं और इन्हीं कम्बिनेशंस को एडजस्ट करके हम किसी भी एंगल का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए बात करें तो जनरली जो है स्लिप गेज जो है वो हमारा हार्डन स्टील का बना होता है, या जो आप बोलते हैं सीजनिंग एक प्रोसेस होती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो सीजनिंग के थ्रू या हीट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं उसके थ्रू हम आपके गेज ब्लॉक्स होते हैं, एंगुलर गेज ब्लॉक्स, उनको काफ़ी हार्ड बनाते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे कि जो उनकी सर्फेसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो पाए। अगर सर्फेसेस डिस्टर्ब हो गई या उनका एंगल डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमारा मेजरमेंट में एरर आ जाएगा, इसलिए हम हार्ड एंड सीजन जो है मटेरियल का ये गेज ब्लॉक्स बनाते हैं, जिससे कि जो परमानेंसी है एंगल्स की वो बनी रहे। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, इनके सरफेस जो है गेज ब्लॉक के वो पॉलिश्ड और पहले लैप्ड होते हैं। लैपिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम सरफेस को एक हाई ग्रेड फिनिश देते हैं। ठीक है, तो वेल लैप्ड एंड क्या नाम है आपके, वेल लैप्ड एंड पॉलिश्ड होते हैं। अब बात करें कि जिस भी एंगल को हमें स्लिप गेज के थ्रू मेजर करना होता है, सॉरी एंगुलर स्लिप गेज के थ्रू मेजर करना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि उस एंगल के लिए कौन सा कम्बिनेशन सेट फिट पड़ रहा है, और फिर उसको जो कितने स्लिप गेज जो भी इस्तेमाल हुए हैं उनकी टोटल जो थिकनेस होती है, जो एंगल्स होते हैं, सॉरी अगर हम बात एंगुलर स्लिप गेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एंगल हम मेजर कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो जो हमारा सिंपली स्लिप गेज होता है वो लीनियर मेजरमेंट के काम आता है, जबकि जो हमारा एंगुलर स्लिप गेज होता है वो एंगल्स या एंगुलर मेजरमेंट के इस्तेमाल में आता है। जो हमारा ये एंगुलर स्लिप गेज होता है वो हाईली एक्यूरेसी के साथ साइन बार से अच्छे मेजरमेंट्स देता है। मतलब कि अगर हम बात करें स्लिप गेज की तो ये 0 से लेके 360 डिग्री तक कोई भी एंगल विद 0.5 to 2.5 एक्यूरेसी के साथ जो है मेजरमेंट कर सकता है। देखिए ये इस तरीके से कुछ हमारे एंगुलर स्लिप गेज होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या होती है, यूजुअली आपके स्लिप गेज इस तरीके से होते हैं लेकिन एंगुलर स्लिप गेज इंक्लाइंडेड होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें एक इस तरीके से वी शेप का शेप बना होता है, तो ये बताता है कि डायरेक्शन किधर है, स्लिप गेज की डायरेक्शन किधर है, किधर जो है एंगल बना हुआ है। मतलब अगर इस शेप का बना हुआ है तो दैट मीन्स कि ओपनिंग क्या है एंगल की, वो राइट साइड है, और क्लोजिंग क्या है, लेफ्ट साइड है। इस तरीके से जो है स्लिप गेज से हम मेजरमेंट देखते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हम स्लिप गेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि जो स्लिप गेज होता है आपका उसको इस्तेमाल से करने से पहले हम एक रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। रिंगिंग प्रोसेस क्या होती है कि एक क्रॉस डायरेक्शन में दोनों स्लिप गेज को प्लेस करते हैं, उसके बाद रोटेट कराते हैं जिससे कि उनके बीच का जो एयर गैप है वो खत्म हो जाए और दोनों जो सर्फेसेस होती हैं एक दूसरे से चिपक जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा कोई मेजरमेंट एरर नहीं आता है। वो प्रोसेस हम यहाँ भी करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सर्फेसेस पैरेलल नहीं होती हैं। अब देखिए हम दो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो बी शेप होता है वो दोनों का सेम रहे, मतलब कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों की एक साइड में हो, तो वहाँ पे क्या होगा, एंगल्स को जो हम मेजर कर रहे होंगे तो हम ऐड कर लेते हैं दोनों एंगल को, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े एंगल से छोटे एंगल को घटा देते हैं, अपोजिट साइड वाले को। ठीक है, तो हमें जो एंगल है वो
मिल जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉमिल्सन। टॉमिल्सन ने क्या किया था कि इसके स्लिप गेज के एक कॉम्बिनेशन दिया था, वो 13 ब्लॉक्स का स्लिप गेज था, जिसमें एक क्या होता है, विदा ए वन स्क्वायर प्लेट। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट का भी इस्तेमाल हम जब मेजरमेंट में करते हैं या एंगल्स मेजरमेंट में करते हैं स्क्वायर प्लेट का इस्तेमाल, तो हमें एक हाई एक्यूरेसी रिजल्ट जो है वो गेन स्क्वायर प्लेट के इस्तेमाल से हो जाता है। आइए देखते हैं कि कितना जो स्लिप गेज के ये 13 कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें कितनी मेजरमेंट्स होती हैं या किस किस साइज के आपके गेज होते हैं। देखिए, जो आपका सेट ए होता है इसमें 5 नोज जो है, 5 नंबर के, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 और 41 डिग्री के होते हैं। उसके अलावा 4 जो गेज ब्लॉक्स होते हैं, एंगुलर गेज ब्लॉक्स, वो 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट और 27 मिनट के होते हैं। उसके अलावा 3 नोज 0.1 मिनट, 0.3 मिनट और 0.5 मिनट के होते हैं, और एक नोज 0.05 का होता है। तो टोटल क्या हो गया कॉम्बिनेशन, वो 13 हो गए। उसके अलावा क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेट होती है। ठीक है, और एक सेट बी का कॉम्बिनेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको 0.05 का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, जैसे हमें मेजरमेंट करना है, ये कोई एक एंगल अल्फा है, इसको हमें मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे कि गेज ब्लॉक्स को यहाँ से प्लेस करते हुए जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसमें टोटली फिट हो जाए, और उसके बाद हम उसके ऐड कर लेंगे। ऐड ही नहीं करेंगे, जिस तरीके से गेज ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये स्टेप सेम डायरेक्शंस में है सारे गेज ब्लॉक्स के, तो उनको ऐड कर लेंगे। अगर अपोजिट है तो फिर बड़े वाले से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट करके और इस तरीके से एंगल का जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। स्लिप गेज में क्या होता है ये तो हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि हम कभी कभी एडिशनल एंगल मेजरिंग डिवाइस का भी इस्तेमाल स्लिप गेज के साथ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम और भी एंगल को हाई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली जो है, जो स्लिप गेज है आपका, वो एंगुलर स्लिप गेज, वो किस तरीके से आपका एंगल मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है, इसका आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। अगर बात करें जैसे कि एप्लीकेशंस की स्लिप गेज के, एंगुलर स्लिप गेज के, तो कोई डाई ओपनिंग है, ठीक है, या डाई इंसर्ट है, उसमें आपको एंगल मेजर करना है। तो उसमें मेजर करने का प्रोसेस ये होता है कि आप क्या करें कि एक क्या नाम है, कोई भी लाइट फोर्स को अंदर की साइड प्लेस कर दें। उसके बाद आप गेज ब्लॉक्स को विद रिंगिंग प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, और वो इस तरीके ट्राई करिए कि जब तक आपका क्या नाम है, वाइट लाइट अंदर से, वाइट लाइट फोर्स से लाइट जो है बाहर की तरफ आपको दिखे, तब तक क्या करिए कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करते रहिए। जब आपका वो सोर्स क्लोज हो जाए, मतलब कि जो ओपनिंग है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी, डाई और जो ब्लॉक्स है उसके बीच में भी कोई लाइट नहीं आ रही हो, या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स के बीच में भी लाइट नहीं आ रही हो, मतलब कि जो ब्लॉक्स हैं, गेज ब्लॉक्स, वो टोटली डाई के भीतर कंप्लीटली फिट हो चुके हैं, और तब जो आप मेजरमेंट ले रहे होंगे वो आपकी करेक्ट मेजरमेंट होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल करके हम करेक्ट मेजरमेंट एंगल का कर सकते हैं गेज ब्लॉक के थ्रू। चलिए, तो फिर जो हमारा ये लेक्चर है इसको हम यहीं तक रखते हैं, और जो रिमेन टॉपिक है हमारा, मतलब कि कॉलिनीमीटर वगैरह, अभी जो इसमें बच रहा है, हमने तीन आज जो है तीन डिस्कस किए हैं। एक साइन बार,
बेबल प्रोट्रैक्टर और एंगल गेज। तो हमारा जो अभी बच रहा है वो कॉलिमेटर, ऑटो डेकर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटो कॉलिमेटर। तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।